एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के बहुत सारे आईएमपी चीज़ों की जो ब्लूप्रिंट के आधार पर बेस्ड है एंड बहुत ही आईएमपी है आप लोगों के लिए। इसमें जो हम आपको बताने वाले हैं ये आपके लिए बहुत से भी बहुत आईएमपी है बच्चा पार्टी। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देखना है, इसमें मैं आपको सब कुछ कंप्लीट करवा के दूँगी, ठीक है। एंड इसी से पेपर में आएगा, ये डेफिनेटली है। देखिए यहाँ पर अगर लेसन 1 की बात करते हैं अपन, तो लेसन 1 में क्या है आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए इसके आईएमपी क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर आपको कुछ सही विकल्प दिए हैं। देखिए यहाँ पर अगर अपन ब्लूप्रिंट की बात करते हैं तो इसमें 7 अंक के जो है प्रश्न इसमें से आने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका एलपीजी का दहन। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलपीजी का दहन। सेकेंड क्वेश्चन है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अपशोषण होता है उन्हें कहते हैं ऊष्मा शोषी, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया, बाष्पीकरण। तो क्या हो जाएगा इसमें, जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है वो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। आपको ये बताना है कि रासायनिक अभिक्रिया कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए, लोहे पदार्थ में जंग लगना, भोजन का पकना, कागज जलना, बर्फ का पिघलना। तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है बर्फ का पिघलना। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अभिकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिकारक। लंबे समय तक सेवन ना करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं क्योंकि विकृत गंधिता के कारण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये जो समीकरण दिया गया है, जो अभिक्रिया इसमें हुई है किस प्रकार की है, तो ये है आपकी विस्थापन अभिक्रिया। जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि आज अपन ऑल इन वन कर रहे हैं, सारे चैप्टर्स इसमें हम खत्म कर देंगे आपके, ठीक है। सोने एवं प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या होता है, तो एक्वारेजिया। क्या होता है आपका? एक्वारेजिया। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो हो जाएगा आकार में परिवर्तन। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकार में परिवर्तन। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार की होती है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। आ जाओ आगे फटाफट करते हैं। यदि मैग्नीशियम रिबन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है। यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यह चूर्ण रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर आ जाए, बे अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है ना। बे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है आयनिक अभिक्रिया होती है। किस रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है, तो कहलाता है आयनिक। थर्ड का हो जाएगा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है। किसी रासायनिक अभिक्रिया की प्रतीकात्मक निरूपण कहलाता है रासायनिक समीकरण। लोहे की वस्तुओं को खालिस्तान से बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा संक्षारण करने के लिए। किसके लिए? संक्षारण से बचाने के लिए उस पर पेंट कर देते हैं ताकि उसमें जंग ना लगे। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है वह अभिक्रिया कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। उस गैस का नाम क्या है जो पॉप ध्वनि से जलती है? हाइड्रोजन। H2 का योग तथा O2 का हार्श क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। देर समय तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला क्यों पड़ जाता है, तो उत्तर है कि सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है आपका? उपचयन हो जाता है इसलिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, तो हो जाएगा आपका असत्य। जो पदार्थ ऑक्सीकृत उपचयित हो जाते हैं वे ऑक्सीकारक उपचायक कहलाते हैं, असत्य। श्वसन ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, सत्य। लोहे में जंग लगना भौतिक क्रिया है, असत्य।
यहाँ पर ये सही जोड़ी जो IMP, ऊष्मा के द्वारा अपघटन तो हो जाएगा आपका ऊष्मीय अपघटन, प्रकाश के द्वारा अपघटन तो ये हो जाएगा आपका प्रकाशीय अपघटन। तीसरा है विद्युत के द्वारा अपघटन तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, विद्युत अपघटन। ऊष्मा का अवशोषण तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, और उत्पन्न होना तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। 2 अंक के जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो यही हैं। लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है बेटा। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, दवा की बोतल अधिकांशतः रंगीन क्यों होती है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं 2 नंबर में। 3 नंबर में जो आ सकते हैं वो ये हैं कि जिंक धातु का एक टुकड़ा कॉपर सल्फेट से विलयन में डालते हैं। यहाँ पर सेकंड थर्ड यहाँ पर इसका ही रहेगा। क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। आलू के चिप्स निर्माता चिप्स की थैली में नाइट्रोजन ही क्यों भरते हैं और कुछ क्यों नहीं भरते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, विकृत गंधिता किसे कहते हैं। 4 अंक में जो इम्पोर्टेंट है वो ये क्वेश्चन है, निम्न कथन में से रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित करिए, तो ये इसका आंसर दिया हुआ है। ये भी आपका IMP है। ऊष्मा क्षेपी और शोषी आप दोनों कर लीजिएगा। ये बहुत IMP क्वेश्चन है कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। सबसे IMP क्वेश्चन है। संचारण को परिभाषित कर संचारण के बचाव के 2 उदाहरण आपको लिखना है। विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण आपको बनाने हैं। ठीक है, अध्याय 2 पे आ जाओ, अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो यहाँ पर अपन वस्तुनिष्ठ से बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, तो खाने का सोडा। पाचन के समय अमाशय एक पाचक रसों का pH मान कितना होता है, तो ये होता है 7 से कम। निम्न में से सोने के विलय करने के लिए प्रयुक्त होता है अम्लराज। ये निम्न में से कौन सी प्रकृति से अम्लीय है, तो लाइम जूस। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव क्या है, टार्टिक अम्ल है। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल। अम्ल के लिए कौन सा कथन सही होता है, तो खट्टा स्वाद, लाल लिटमस को नीला करना। pH स्केल की पारश है 0 से 14। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो मेथनोइक अम्ल होता है, मेथनोइक अम्ल। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, तो ये है बेकिंग सोडा। क्या है इसका सामान्य नाम की अगर हम बात करें तो बेकिंग सोडा हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक अम्ल। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आज हम पूरा कंप्लीट करवा देंगे, बस ध्यान से देखते जाना। ऑल इन वन शॉट हो रहा है तो अब आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ये 101% निश्चित बात है। ठीक है, शासकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है, मेथनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु करने के लिए खालिस्तान यौगिक का उपयोग होता है, तो सोडियम कार्बोनेट का होता है उपयोग। अम्लीय वर्षा में pH मान कितना होता है, 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है, बेकिंग सोडा। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। शुद्ध जल का pH मान, ये इसको ध्यान में रखना, ये IMP है, कई बार घुमा फिरा के ये क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, कैल्शियम ऑक्सी नाम है इसका। खट्टे दूध तो इसका क्या हो जाएगा, लैक्टिल अम्ल। क्या हो जाएगा आपका, लैक्टिल अम्ल, ए ही होगा इसका, है ना। चींटी का डंक
मेथेनोइक अम्ल। ये नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का तो 7 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षारक तो ये होता है जल में घुलनशील। ये अब जाओ अपन एक वाक्य में उत्तर में। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की अभिक्रिया से बनने वाले पदार्थ का नाम आपको लिखना है। तो ये आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर और विरंजक चूर्ण है ना। जलीय विलयन में क्षारक कौन से आयन देते हैं? तो OH आयन देते हैं। यहाँ पर देखिए लिटमस पेपर से अम्ल की पहचान कैसे होती है? तो अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल एवं क्षार के जलीय विलयन आपस में क्रिया करके लवण एवं जल बनाते, यह क्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। सत्य असत अम्लीय वर्ष का पीएच मान होता है? असत्य 7 होता है। नहीं है। बेकिंग पाउडर और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 होता है। सत्य। मैथिल ऑरेंज एवं फिनोल्फथैलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं। सत्य। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है। तो ये हो जाएगा आपका असत्य। 4th का असत्य हो जाएगा। ठीक है। 5th देखिए लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल सूचक है। सत्य। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। असत्य। 2 अंक में जो IMP क्वेश्चन है वो ये है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक करता है। क्यों? अम्ल में तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए कि जल को अम्ल में? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सबके लिखिए, रिवीजन करते जाओ फटाफट, है ना। यहाँ पर लिखा है ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर पीएच का मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर आपको देना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये भी बहुत बार आता है, इसे देख लेना। आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखना चाहिए? समीकरण सहित आपको बताना पड़ेगा। उदासीनी अभिक्रिया, संक्षारण अभिक्रिया, ये कोई भी नहीं छोड़ेगा। क्षारक कहते हैं। अम्ल क्षारक सूचक किनके होते हैं? पीएच स्केल किसे कहते हैं? अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं? ये छोटे छोटे क्वेश्चंस डेफिनेटली आ सकते हैं। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? क्रिस्टलन जल क्या होता है? 3 अंक में जो IMP क्वेश्चन है पहला यही, केक बनाने के लिए बेकिंग पाउडर जो है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? यदि घर पर आपकी माताजी केक बनाने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करें तो इस टाइप की कंडीशन रखेंगे, उनके आंसर्स आपको देने पड़ेंगे। 4 नंबर और 3 नंबर में मोस्टली आता है ये। ठीक है। धातुओं के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? उदाहरण देकर आपको समझाना है। बेकिंग पाउडर और धावन सोडा को गर्म करके कैसे अंतर करेंगे? ये सबसे IMP क्वेश्चन है। ये ऐसे भी आ सकता है कि बेकिंग पाउडर और धावन सोडा में क्या अंतर होता है? बेकिंग सोडा और धावन सोडा की विशेषता बताइए। ये तीनों टाइप से आ सकता है। आपको तीनों टाइप पे आंसर सही लिखना ही है। लिख देंगे ना आप? ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने की क्लोरएक्लिन विधि का वर्णन करिए। इसे क्लोरोएक्ली विधि अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया से क्या समझते हैं? बेकिंग सोडा बनाने की विधि एवं इसका उपयोग। धोने का सोडा बनाने की विधि क्या होती है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस सभी करना, बार बार कह रही हूँ। 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर छोटे रूप में आ सकता है बहुत। ठीक है। क्वेश्चंस अम्ल और क्षार में अंतर डेफिनेटली कर लेना प्लीज। अब जाइए धातु एवं अधातु अध्याय नंबर 3 पर। अध्याय नंबर 3 के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं फटाफट से। फिर अपन को कितने सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने बेटा, जल्दी जल्दी करेंगे, है ना। चलिए, तो ये बेटा यहाँ पर अगर अपन ब्लूप्रिंट की बात करें तो ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 5 नंबर के जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? इनका आंसर कहाँ लिखा है? हाँ, हो जाएगा आपका चमकहीनता। वायु में अधिक समय तक खुला छोड़ने जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। वायु में अधिक समय तक, ठीक है। तो यह निम्नलिखित के बनने के कारण होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट के कारण,
सिल्वर ऑक्साइड के कारण, सल्फाइड के कारण, या फिर आप सल्फाइड या फिर सल्फाइड के कारण बताएं। तो सिल्वर ऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है? तो ये हो जाएगा आपका आयोडीन। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो ये हो जाएगा आपका सा वाला एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है? तो ये हो जाएगा आपका अमलगम में। क्वेश्चन नंबर 6वां, निम्नलिखित में से कौन सी अधातुएं द्रव्य होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका ब्रोमीन। और जब जल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित करता है? तो ये करता है आपकी हाइड्रोजन। क्लियर है? चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए होता है। सोल्डर, मिश्र धातु सोल्डर का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की पदार्थ जो होती है चढ़ जाती है, तो जिसे क्या कहते हैं? आयरन ऑक्साइड कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समवांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। और वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए वो कहलाती है सक्रियता श्रेणी। सही जोड़ी देख लो इसकी, सभी धातुएं। तो इसका हो जाएगा आपका विद्युत चालक। एनोडीकरण, तो इसका हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। सोडियम की बात करें तो मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन। और कार्बन अधातु, तो ये हो जाएगा अपरूपता। एक वाक्य में उत्तर, किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुओं को कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती। मरकरी धातु को छोड़कर। दो धातु के नाम बताओ जो ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। तो हो जाएगी सोडियम और पोटेशियम। एक्वारेजिया से सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण किस अनुपात में होता है? तो हो जाएगा 3:1। आयनिक यौगिक का गलनांक तथा क्वथनांक उच्च क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि अधिक अंतर आयनिक आकर्षण बल के कारण, अधिक अंतर और आयनिक आकर्षण होता है उसके कारण। अमलगम का एक उदाहरण है तो पारा एवं चांदी का मिश्रण। शत की बात कर लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सोडियम अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। दो अधातु के समवांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं? नहीं, मिश्र धातु कहते, मिश्रातु नहीं कहते। धातु में ऑक्साइड प्रायः क्षारकीय प्रकृति के होता है, तो सत्य। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, तो हो जाएगा आपका असत्य। ऐसा नहीं होता है। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। 2 अंक की क्वेश्चन में जो आईएमपी इस क्वेश्चन से, एक तो धातु अधातु में क्या अंतर, इसको कर लेना। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण देकर आपको समझाना है। इनके आपको कारण बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबा का उपयोग किया जाता है परंतु इस्पात लोहे की मिश्रातु का नहीं। ऐसा क्यों होता है, कारण देकर समझाएं। 2 नंबर में ये क्वेश्चन, जैसे भर्जन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु ऑक्साइड बनाती है। आपको आंसर्स देखने की भी कहीं ज़रूरत नहीं है, या इसके आंसर्स लेके हुए। आपने तवे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते समय अवश्य देखा होगा कि यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं। तो देखो यहाँ पर आंसर है कि तांबे के बर्तन जो होते हैं क्षारकीय ऑक्साइड की परत जम जाने के कारण मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। तो नींबू या इमली या अन्य खट्टे पदार्थों को हल्का अम्ल होता है, ये पहले से क्षारकीय ऑक्साइड की परत जम जाती है इन पर, लेकिन जो खट्टी चीज़ होती है वो क्या होती है आपकी अम्लीय होती है। तो क्षारकीय परत से अभिक्रिया करके उसे उदासीन कर देती है और हटा देता है। बर्तन चमक नहीं रखते, इसलिए खट्टे पदार्थ बर्तन साफ करने के लिए प्रभावी माने जाते हैं। निस्तापन किसे कहते हैं और सोनो रश किसे कहा जाता है। 3 अंक के क्वेश्चन में जो आईएमपी क्वेश्चन है, जैसे अपर रूप किसे कहते हैं, एनोडीकरण, आयनिक यौगिक के 3 गुण, सक्रिय श्रेणी किसे कहते हैं, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है।
धातु के प्रमुख गुणधर्म, मैं तो बोलूँगी धातु अधातु दोनों के प्रमुख गुण याद कर लेना, और यहाँ पर अंतर और विशेषता में आप वही चीज़ लिख सकते हैं। जैसे धातु जो होती है धात्विक नहीं, धातु जो होती है धात्विक चमक होती है, लेकिन अधातु में नहीं होती, कठोरता इसमें होती है, इसमें नहीं होती, इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप प्लीज़ याद कर लें। एवं धातु या धातु में अंतर भी आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। अब आ जाते हैं अध्याय नंबर 4 पे, कार्बन एवं इसके यौगिक पे। पहला क्वेश्चन है इसका, इस पर अगर अपन ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग बात करें तो बच्चा पार्टी इससे 6 अंक के जो है क्वेश्चंस आएंगे। वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित रूप में से उपस्थित है, केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, केवल कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका हो जाएगा आपका क्या, पहले का हो जाएगा अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। इसका हो जाएगा कार्बन, एक मिनट रुकना। अमोनिया के एक अणु NH3 में है, केवल एकल बंध, क्या है, एकल बंध। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, कार्बन का। यहाँ पर देखिए आप, बंक मिस्टर फुलेरीन का एक अपरूप है, तो ये हो जाएगा कार्बन का। उत्प्रेरक पैलेडियम या निकेल की उपस्थिति में तेल हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके वसा बनाते हैं, यह उदाहरण है संयोजन अभिक्रिया का। निम्नलिखित में से यौगिक में OH एक क्रिया समूह है, ब्यूटेनान, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनाइक अम्ल, ब्यूटेनल, तो इसका हो जाएगा आपका 5वें का क्या, ब्यूटेनॉल। यहाँ पर देखिए आप, ब्यूटेनॉल लिखा हुआ है। ब्यूटेनॉल साबुन के अणुओं में होता है ये। क्लोरीन कमरे के तापमान पर संतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्रिया करती है, तो इसका हो जाएगा 7वें का आपका, सौर प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है, किसकी, सौर प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करती है। पेंटेन का आणविक सूत्र C5H12 है, इसमें कितने सहसंयोजी बंधक हैं ये आपको बताने हैं। इसमें 16 सहसंयोजी बंधक है। ये यहाँ पर देखिए सिरका, विनेगर 1 बिलियन है, तो ये क्या है, 50 से 60 एसिटिक अम्ल एल्कोहाइड है ना, तो इसमें हो जाएगा आपका क्या, 9th का हो जाएगा आपका 5 से 8% वाला करेक्ट होगा। 5 से 8% क्या है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल जल में है, इसका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जातीय श्रेणी का सदस्य नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका C4H8। कार्बन अपने चारों संयोजन इलेक्ट्रॉनिक का 4 एकल संयोजी परमाणु से साझा कर चारों सहसंयोजी बंध बनाता है। 4 सहसंयोजी बंध बनाने के बाद यह निम्न की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, तो इसका हो जाएगा अपन का 11वें का क्या, नियोन। ये हाइड्रोकार्बन का पूर्ण दहन देता है, तो इसका हो जाएगा आपका CO2 + H2O, ये वाला नहीं यार, ये CO2 वाला। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो इसका हो जाएगा आपका एसिटिलीन। ये खाद बनाने समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही हो, तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह से नहीं पका, ईंधन पूरी तरह से नहीं जला। समावयवी के यौगिक के लिए कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा आपका कौन सा कथन सही है भाई, उनके यौगिक गुणों में अंतर। कौन सा हो जाएगा, उनके यौगिक गुणों में अंतर, ये सत्य नहीं है। कार्बन की परमाणु संख्या होती है, कितनी होती है, 6 होती है। अध्याय नंबर 5
पाठ्यक्रम की बात कर लेते हैं। अध्याय नंबर 5 से क्या क्या आपका आईएमपी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे आईएमपी क्वेश्चन जो है ना, ये आपका ऊपर ही लिखा हुआ है कि श्वसन और श्वसन में क्या होता है। तो श्वसन जो होता है ना, एक भौतिक प्रक्रिया होती है, जबकि श्वसन क्या होता है, एक जैविक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें श्वसन मार्ग तथा फेफड़े निहित होते हैं। यह क्या होता है, यह प्रत्येक कोशिकाओं के भीतर होती है और इसमें वायु का अंततः श्वसन बाह्य श्वसन होता है। इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करके इसे ऊर्जा का विमोचन होता है। तो ये आप प्लीज़ कर लेना। एंड बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे मैम कौन कौन से डायग्राम तैयार करने हैं आप लोगों को, तो मैं आपको वो भी बताऊंगी। इस वीडियो में ऑल इन वन शॉट करवा रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें हैं और जो इसमें है उसी से आएगा। आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, ब्लूप्रिंट के अनुसार इस पार्ट से 8 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग कितना आएगा, इसमें से 8 अंक का आना है। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वसा को वशीय अम्ल में परिवर्तित करता है, तो ये हो जाएगा लाइपेज। श्वसन है अपचयन। यदि लार में लार एमाइजेज का अभाव हो जाए तो मुख्य गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है, तो इसमें हो जाएगा आपका स्टार्च का शुगर में विघटन। स्टार्च का शुगर में विघटन। अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में से किसके द्वारा होती है, तो ये होती है आपकी म्यूकस द्वारा। किसके द्वारा होती है, म्यूकस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप लोग, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। क्षुद्रांत भाग जो होता है वो यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है। भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका क्षुद्रांत में से, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाए तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है स्टार्च उपस्थित होता है। हृदय के अंदर उसके संकुचन के समय रक्त को वापस लौटने से कौन रोकता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या, हृदय में वाल्व। हृदय में वाल्व। मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। यह निम्न के परिणाम स्वरूप होता है, तो ये होता है पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। ठीक है, पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन इस कारण होता है ये। आगे देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका क्या, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का विखंडन खालिस्तान में होता है, तो ये होता है आपका माइट्रोकांडिया में। किसमें होता है, माइट्रोकांडिया में। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विखंडन खालिस्तान कहलाता है, तो वायवीय श्वसन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, वायवीय श्वसन। यहाँ पर थर्ड है कि पाइरूवेट का ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद और जल होता है। अंतिम उत्पाद और एथेनॉल और जल होता है। एथेनॉल और जल होता है। पाइरूवेट का ऑक्सीजन में अनुपस्थिति के कारण जो विघटन होता है, तो उसका अंतिम उत्पाद क्या होता है, एथेनॉल जल होता है। एथेनॉल और जल होता है। यहाँ पर देखिए आप फोर्थ वाला कि पाइरूवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में विघटन होने पर अंतिम उत्पाद होगा। अनुपस्थिति में तो एथेनॉल और आपका जल बनेगा, लेकिन अगर उपस्थित होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। जलीय जीव श्वसन के लिए खालिस्तान ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, तो जल में घुली हुई चीज़ों के लिए, जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। मनुष्य शरीर में गैसों के विनिमय हेतु सतह उपलब्ध कराता है, तो कौन सी, कूपिका। क्या कराता है, कूपिका उपलब्ध कराता है। आगे देखते हैं अपन, मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए खालिस्तान उत्तरदायी होता है, तो हीमोग्लोबिन।
मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए हीमोग्लोबिन क्या होता है, उत्तरदायी होता है। सरीसृप जंतुओं में खलिस्तान कोष्ठीय हृदय होता है, तो 3। सरीसृप जंतुओं में 3 कोष्ठीय हृदय होता है। खलिस्तान की भित्ति मोटी और लचीली होती है, तो धमनियों की जो भित्ति होती है ना वो मोटी और लचीली होती है। खलिस्तान में कपाट पाए जाते हैं, तो धमनियों में ही कपाट पाए जाते हैं आपके, है ना। आगे आ जाएं आप। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है ये, अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में खलिस्तान रक्त का थक्का जमा कर अनुचरण करती है, कौन सी दशा में? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स अत्यधिक रक्तस्राव की दशा में प्लेट्स रक्त का थक्का जमा कर अनुचरण करती है। पादपों में जल का संवहन खलिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा जाइलम। पादपों में जल का संवहन क्या होता है? जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपका? पादपों में भोजन का संवहन खलिस्तान ऊतक द्वारा होता है, तो फ्लोम। पादपों में भोजन का संवहन जो होता है फ्लोम ऊतक द्वारा होता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। यहाँ पर देखिए पित्तरस, तो पित्तरस का क्या हो जाएगा आपका? पित्ताशय। सेकंड हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन, तो इसका क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन का प्रोटीन। ट्रिप्सिन का हो जाएगा प्रोटीन। यकृत की अपन बात करें तो यकृत का हो जाएगा यूरिया का निर्माण। लाइपेज की बात करें तो लाइपेज का हो जाएगा आपका वसा, है ना। इंसुलिन की बात करें तो ये हो जाएगा आपका अग्नाशय। आगे देखिए एक शब्द या बाकी में उत्तर देख लेते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल के रूप में अपशोषित होता है। यार इनके आंसर्स कहाँ दिए हैं? ये 2-3 का आंसर आप देख लेना, चौथे से तो आंसर दिया हुआ है। ज़्यादातर पेड़ पौधे नाइट्रोजन का अपशोषण किस रूप में करते हैं? तो नाइट्रेट्स और अमोनिया के रूप में। पाचन नली में सर्वप्रथम भोजन में मिलने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो एमाइलेज होता है ना। शरीर में पानी का अपशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम क्या होता है? तो होता है एटीपी। वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अपशोषित करते हैं, तो क्लोरोफिल। आगे देखिए मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण होता है, सत्य। बाह्य आलिंद शरीर के विभिन्न भागों में आए ऑक्सीजनित रक्त को ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा सत्य। बाह्यनिल ऑक्सीजनित रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। बाह्य आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को दाएं में प्रेषित करता है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? असत्य। दायां आलिंद ऑक्सीजनित रक्त को शरीर में विभिन्न भागों में आने पर ग्रहण करता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। आगे देखिए 2 अंक में जो IMP क्वेश्चन इससे लिए गए हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? मैं आपको बता दूं, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं ये आप गूगल लेंस पर ट्रांसलेट कर लो बेटा। आपकी जो अगर हम बात करें ये जो IMP चीज़ें हैं वो बहुत ही कम मिल पा रही है, इसलिए मैंने हिंदी मीडियम का डाल दिया है, तो आप लोग इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरा पेपर इसी से बनेगा। जाइलम एंड फ्लोम में पदार्थ में वहन में क्या अंतर होता है? सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी होती हैं? ये इस क्वेश्चन से आप इस लेसन से ये तो आप कर ही लीजिएगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम होते हैं? स्वयं पोषण विषम पोषण में अंतर। जल से बाहर निकलने पर मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, है ना। मनुष्यों में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? अब 3 नंबर में जो IMP क्वेश्चन हैं वो ये हैं बच्चा कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, हमारे अमाशय में अम्ल की भूमिका क्या होती है, एंजाइम के क्या कार्य होते हैं, उत्सर्जन का महत्व आपको लिखना है। इसके अलावा देखें आप पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन क्यों आवश्यक है? सभी पौधे दिन में के प्रकाश में ऑक्सीजन और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण आपको बताना है। 4 नंबर में अगर हम बात करें तो स्रावी कुंडलित भाग, नेफ्रॉन 2 भागों का बना है ये वाला। इसके बाद अगर इसमें डायग्राम और अंतर की बात करूं तो ये आपको करना है कि वायवीय श्वसन अवायवीय श्वसन क्या होता है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा का पाचन कैसे होता है ना।
एवं पोषण कैसे प्राप्त करती है। इसके अलावा बेटा ये कर लेना, डेफिनेटली कर लेना, धमनी और सिरा में अंतर। वैसे तो आप लोगों ने कर लिया होगा, और एक बार बोल देती हूँ, प्लीज़ ऐसे कर लेना, ठीक है। बहुत बार आता है, 3 नंबर में, 2 नंबर में। अब सबसे आईएमपी जो डायग्राम है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टोमेटा, मानव पाचन तंत्र, ये आपको करना ही करना है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है, सबसे आईएमपी है। इसके बाद मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र बनाना है, ये बहुत ज़्यादा आईएमपी है। ये चारों डायग्राम मैं आपसे फिर से बोल रही हूँ कि इनको ध्यान से आपको करना ही करना है। ये स्टोमेटा, मानव पाचन तंत्र, इसके बाद मानव हृदय का नामांकित चित्र, इसके अलावा मानव वृक्काणु का नामांकित चित्र, ये बहुत आईएमपी और ये आपको करना ही है। अध्याय 6 पे आ जाइए, नियंत्रण एवं समन्वय पर। इसमें हम आईएमपी चीज़ों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इस चैप्टर से 6 नंबर का आएगा। तो पहला है यहाँ पर कि जंतुओं में नियंत्रण और समन्वय के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है। तो कौन सा ऊतक होता है, तंत्रिका, पेशीय या फिर दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा, कहाँ है यार आंसर, सा वाला, दोनों। कैसा हो जाएगा आपका, दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा या फिर उपरोक्त सभी। हमारी ज्ञान इंद्रियां कैसी हैं, तो दूसरा हो जाएगा आपका द, उपरोक्त सभी है। मतलब हमारी ज्ञान इंद्रियां आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, ये सभी हैं। केंद्रीय तंत्रिका बनता है मस्तिष्क और मेरुरज्जु से, मस्तिष्क और किससे, हार्मोन से, हार्मोन से, या फिर मेरुरज्जु और असंख मेलन से, या फिर अंश मेखला है ना, अंश मेखला है, सॉरी, श्रोणी मेखला से बनता है। किससे बनता है, तो ये हो जाएगा आपका चौथे का बा वाला हो जाएगा। और रिपीट ना, थर्ड का क्या है, थर्ड का आ, मेरुरज्जु और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खालिस्तान को क्या कहते हैं, स्नैप्स या एक्सॉन। क्या बोलेंगे, स्नैप्स या एक्सॉन, क्या बोलेंगे भाई, स्नैप्स, एक्सॉन बोलेंगे, एक्सॉन ये बोलेंगे। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, इंसुलिन, थायरोजिक, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, फिफ्थ का दा वाला हो जाएगा, फिफ्थ का, वही जो मैंने आपको लास्ट में बोला वही। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन। मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग होता है, आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। मनुष्य में मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग क्या होता है, पश्चिम मस्तिष्क, मेरुरज्जु, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो अपन को देखना पड़ेगा भाई, 8वां मेरुरज्जु हो जाएगा आपका, नहीं, अग्र मस्तिष्क सबसे ज्यादा काम करता है, अग्र मस्तिष्क। भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है, भूख का केंद्र जो होता है मस्तिष्क के किस भाग में होता है, अग्र मस्तिष्क, पश्चिम, मध्य, मेरुरज्जु। भूख से याद आई, बहुत तेज भूख लग रही है बेटा, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं ना। अग्र मस्तिष्क का उत्तर, अग्र मस्तिष्क शांत हो जाए, भूख को शांत करे जरा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों से नहीं है, तो एड्रेनल है ना। एक न्यूरॉन में इलेक्ट्रॉनिक संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है, तो डेंड्राइट में। पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग कौन से होते हैं, आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा और उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका दावाला, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम होता है, तो 13 का हो जाएगा आपका ए वाला, डेंड्राइट कोशिका का एग्जान है ना। तो यहाँ पर देखिए मनुष्य के मस्तिष्क की प्रतिवर्ती चाप का निर्माण करता है मेरुरज्जु। यहाँ पर आप आगे आ जाएं तो निम्न में से किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है, तो इसका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि को। पौधों में ऑक्सीजन का संश्लेषण होता है पत्तियों के माध्यम से, तनों के माध्यम से, शाखाओं के माध्यम से, फलों के माध्यम से। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, ए।
तनों के अग्रभाग से। यहाँ पर आप लोग आ जाएं सब क्वेश्चन नंबर 17 पर। पौधों में साइटोकिनिन प्रेरित करता है कोशिकाएं विभाजन को, फलों के निर्माण को, बीजों के अंकुरण को, उक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका कोशिका विभाजन को। अंततः स्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन क्या होते हैं? तो इसका हो जाएगा सीधे रक्त में आते हैं। एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव से निम्नलिखित पर आप देखें नेलिन हार्मोन का स्राव होता है, तो ये हो जाएगा ये ग्रंथि से। अब आ जाए आप रिक्त स्थान की पूर्ति करने पर। पहला क्वेश्चन है कि कपाल तंत्रिका और मेरु तंत्रिकाओं से मिलकर तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, तो ये हो जाएगा किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। किसका हो जाएगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है न्यूरॉन, है ना। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र होता है, तो हो जाएगा मेरुरज्जु। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कहता है कि मनुष्य में मस्तिष्क में सोचने वाला भाग खालिस्तान होता है, तो ये हो जाता है आपका अग्र मस्तिष्क। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव मुख्यतः खालिस्तान से होता है, तो ये हो जाएगा आपका टेस्टिस से। मटर के पौधे में तंतु की वृद्धि का कारण खालिस्तान गति होती है, तो प्रकाश अनुवर्तन। ठीक है। पकी हुई फलियां ये देखिए, पकी हुई फलियां वृक्ष से अलग होकर खालिस्तान के कारण गिरती है, तो एविसिक अम्ल के कारण। वृद्धि हार्मोन की कमी, यहाँ पर देखिए वृद्धि हार्मोन की कमी के कारण खालिस्तान हो जाता है बौनापन। पराग नलिका की अंडाणु की ओर वृद्धि खालिस्तान के कारण होती है रसायन अनुवर्तन के कारण। सही जोड़ी आप लोग देखिए फटाफट से। बहुत ही आईएमपी है ये चैप्टर, इसलिए थोड़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें से ली गई, लेकिन आप ध्यान से इसे देखिएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका हो जाएगा मस्तिष्क व मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र, तो इसका हो जाएगा आपका कपाल तंत्रिका और मेरुरज्जु। दो तंत्रिकाओं के मध्य खालिस्तान को आप क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा आपका क्या? स्नैप्स करेक्ट हो जाएगा। मास्टर ग्रंथि की अगर हम बात करते हैं, तो इसका हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। थायरोक्सिन का संश्लेषण, तो इसका हो जाएगा आपका आयोडीन, है ना। मादा हार्मोन की बात करें तो इसका हो जाएगा आपका क्या? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। हार्मोन्स का स्रावण, तो ये हो जाएगा आपका क्या? अंतःस्रावी ग्रंथि। बौनापन की अगर हम बात करें तो हो जाएगा वृद्धि हार्मोन का कम स्राव। सूरजमुखी की गति, तो इसका हो जाएगा आपका क्या? प्रकाश अनुवर्तन। यहाँ पर देखिए एक बाकी में उत्तर पहला है कि मनुष्य में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलकर कौन सा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। सुनने, देखने और सूंघने के केंद्र को मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है आपका मध्य मस्तिष्क में। प्रतिवर्ती चाप में सूचनाओं को ग्रहण करने वाली तंत्रिका क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी संवेदी तंत्रिका कोशिका। मनुष्य में वमन तथा रक्त दाब का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। अग्नाशय से किस हार्मोन का स्रावण होता है? तो ये होता है आपका इंसुलिन का। मनुष्य में आयोडीन की कमी में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है आपका घेंगा। और किस हार्मोन की कमी से मधुमेह का रोग होता है? इंसुलिन की कमी से होता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर का संतुलन का नियंत्रण करता है? तो अनुमस्तिष्क। मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम बताइए। तो टेस्टोस्टेरोन। मास्टर ग्रंथि के नाम से किस अंतःस्रावी ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि। आगे जाए सत्यासत्य पर अगर आप देखें तो ये देखिए फटाफट से कर लेते हैं। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क होता है क्या? नहीं।
लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क के मेड्यूला द्वारा नियंत्रित होती है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर में संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, असत्य। आगे आ जाएं, हार्मोन से क्या समझते हो, तंत्रिका तंत्र से समझते हो क्या आप, मस्तिष्क क्या होता है, सबसे आईएमपी क्वेश्चन है। तो ये आपका आईएमपी है। सुषुम्ना मतलब मेरुरज्जु के दो कार्य, प्रत्यावर्ती मतलब प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, न्यूरॉन, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये दो नंबर में आप क्या आ सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज अभी कर लीजिए। प्रकाश अनुवर्तन किसे कहते हैं, जल अववर्तन से क्या समझते हैं आप, एक मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति और संतुलन का अनुरक्षण करता है। 3 अंक की क्वेश्चन देखिए, क्या होगा जब हमारे खाने में आयोडीन की कमी होगी, हम अगर अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। तंत्रिका तंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तंत्रिका तंत्र को किस भाग में विभाजित किया जाता है, छुई-मुई पादप की पत्ती की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है, आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, जब एड्रेनालिन रुधिर से स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रियाएं होती हैं। इसके बाद 4 नंबर में जो आईएमपी आपको है, और जो बच्चे बोल रहे थे मैम डायग्राम किस किस के तैयार करने, तो ये बेटा कर लेना आप। तंत्रिका कोशिका मतलब न्यूरॉन, बहुत ही आईएमपी है 4 नंबर के क्वेश्चन में, इनफैक्ट 5 नंबर के क्वेश्चन में। इसके कार्य भी आ सकते हैं, इसकी विशेषता भी आ सकती है ना, तो ये कर लीजिएगा आप लोग। प्रतिवर्ती चाप सबसे आईएमपी होता है। इसके बाद मानव शरीर में अंततः स्रावी ग्रंथियां कहाँ होती हैं, कैसे, उसका भी नामांकित चित्र आ सकता है। मानव मस्तिष्क, मानव हृदय, ये दोनों तैयार करके रखना है आपको। और इसके कार्य के बारे में आ सकता है, भागों के बारे में तो कम आता है, कार्यों के बारे में ज्यादा आता है। जीव जनन कैसे करते हैं, अध्याय नंबर 7 पे आ जाते हैं। इससे जो है आपके कितने नंबर का आएगा, चलिए देख लेते हैं। इससे बेटा आपके 6 नंबर का आपके प्रश्न जो होंगे आपके पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो पहला है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है क्या, तो ईस्ट में होता है। निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है, तो होता है शुक्रवाहिका। परागकोश में होते हैं, परागकण होते हैं परागकोश में। इसके बाद आप आ जाइए, नर युगम और मादा युगम के संलयन की क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। अंडक का शीर्ष भाग क्या कहलाता है, तो वर्तिकाग्र कहलाता है। इसके बाद कायिक प्रजनन होता है, तो ये हो जाएगा आपका सभी। मानव में निषेचन कहाँ होता है, तो अंडावाहिनी में। पुष्प में कितने भाग होते हैं, तो 4। बीजाणु निर्माण करता है बीज का, बीजांड निर्माण करता है बीज का। यदि परागकणों का स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिका पर होता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है स्वपरागकण। जब पुष्पक में पुंकेसर अथवा स्थितिकेसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है, तो पुष्प कहलाते हैं एकलिंगी। यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, तो यह प्रक्रिया कहलाती है परपरागण। किस पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण भाग से होता है, तो मूलांकुर से। किसी पौधे के बीज में भावी तने का निर्माण भाग से होता है, तो प्रांकुर से होता है। इसके बाद मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये वृषण से होता है। मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण खालिस्तान में होता है, तो अंडाशय में होता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से पोस्ट खालिस्तान नामक संरचना से प्राप्त होता है, तो प्लेसेंटा से, है ना। आ जाइए आप सही जोड़ी पर। कॉपर एंटी, तो इसका हो जाएगा गर्भधारण रोकने हेतु। हाइड्रा, तो ये हो जाएगा आपका मुकुलन। वृषण कोश, इसका हो जाएगा शुक्राणु उत्पादन। प्लेसेंटा, तो ये हो जाएगा आपका मादा। ये एंटेस्टोस्टेरोन, तो ये हो जाएगा नर जनन हार्मोन। एक वाक्य में उत्तर देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर देखिए, सजीवों में अपने ही समान आकृति रूप में नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। लैंगिक प्रजनन में युग्मक का निर्माण होता है। ये जो अंडरलाइन है वही ये एक वाक्य में उत्तर है ना। पौधे में लंबाई की वृद्धि ऑब्जेनोमीटर यंत्र की सहायता से मापा जाता है। वृषण का कार्य शुक्राणु से उत्पन्न करता है। मादा में अंडाशय की संख्या 2 होती है, इसका राइट आंसर है 2। मादा मनुष्य में
यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है? तो वो होती है 12 वर्ष से 14 वर्ष के बीच। प्रजनन किसे कहते हैं? तो अपने समान संततियों को उत्पन्न करना प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण तो बायोफिल्म या कैलिकॉयन। यहाँ पर आ जाएं आप, ये देखिए आपका नर में वृषण की संख्या कितनी होती है? तो 2। मादा में अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो अंडाशय में। DNA का पूरा नाम, ये प्लीज कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक और वो आता है कि UPIAC का पूरा नाम क्या होता है, जिसका शायद इंटरनेशनल कुछ केमिस्ट्री करके है, वो भी कर लेना, ये भी कर लेना। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के कारण होता है? तो मुकुलन के कारण। 2 अंक वाले क्वेश्चन में सबसे IMP क्वेश्चन फर्स्ट का ही है। बायोफिल्म की पत्तियों द्वारा प्रजनन किस प्रकार होता है? बेटा ये भी आपको ध्यान से देखना है। हाइड्रा में अलैंगिक की मुकुलन प्रक्रिया के 3 चरणों को आपको सही क्रम में दर्शाना है, चित्र बनाना है। 4 नंबर में आता है ये। प्लेनेरिया, ये भी बहुत IMP। और अगर ये मतलब डायग्राम नहीं आते, अगर 2-2 नंबर में आएंगे तो छोटे आएंगे, जैसे द्विखंडन क्या है, कायिका प्रबंधन क्या होता है, इस टाइप से। 3 अंक में जो सबसे IMP है वो लैंगिक जनन में DNA की भूमिका क्या होती है, या फिर DNA प्रतिकृति का प्रजनन से क्या महत्व होता है, इस टाइप से आ सकता है। IMP जो है वो है आपका परागकण और निषेचन अंतर स्पष्ट करने के लिए आपको डेफिनेटली दिया जाएगा। इन सब में बहुत IMP जो है वो ये है। लैंगिक जनन किसे कहते हैं? इन दोनों की विशेषता कर लेना, अलैंगिक जनन की और लैंगिक जनन की। तो इसमें अगर अंतर आता है तो आप दोनों में अंतर, दोनों की विशेषता करके लिख सकते हो, इस है ना। ऊतक संवर्धन तकनीक किसे कहते हैं? तकनीक है ना। 4 अंक वाले क्वेश्चन, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण होते हैं? कुछ पौधे को उगाने के लिए कायिका प्रबंधन का उपयोग क्यों किया जाता है? पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र, इसको भी देख कर जाना बेटा, है ना। ये देखिए, ये सबसे IMP है, अलैंगिक और लैंगिक जनन। ये 3 नंबर 4 नंबर ये दोनों में आ सकता है ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो इनको एक बार पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं। मानव में मादा जनन का आरेखिक चित्र आपको बनाना है। स्त्री केशर के अनुदैर्ध्य काट का आरेख बनाना है आपको, है ना। जो चीज़ें आपको दर्शानी वो ये है, तो ये आपस में बता दीजिए। आगे देखिए आप लोग, वर्तिकाग्र पर परागकणों का अनुकरण चित्र, ये यहाँ पर आप देखिए। इसके अलावा बस इतनी ही चीज़ इससे IMP थी तो आपको बता दी। अनुवांशिकता में अगर हम IMP क्वेश्चंस की बात करें तो आ जाए, और इससे 4 नंबर का जो है क्वेश्चन आएंगे ब्लूप्रिंट के अनुसार। इस पार्ट में से 4 नंबर जो है अंक पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प में कि अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को। नर में कौन सा गुण सूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है? तो XY। आगे आ जाएं, निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक होता है? तो डायबिटीज। मनुष्य की कोशिकाओं में गुणसूत्र पाए जाते हैं 23 जोड़े। मेडल किस पौधे पर प्रयोग किए हैं? मटर पे। मटर के किस शुद्ध पौधे TT और शुद्ध पौधे TT के संकरण कराया गया? और F2 पीढ़ी से शुद्ध लंबे पौधे और पौने पौधे का अनुपात क्या होता है? तो 3:1 होता है। रिक्त स्थान जो बहुत IMP है, वो जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होते हैं वो होते हैं अनुवांशिक लक्षण। खालिस्तान एक अनुवांशिक इकाई है, तो जीन एक अनुवांशिक इकाई है। अनुवांशिक पदार्थ का विनिमय खालिस्तान के दौरान होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन और क्रॉसिंग ओवर द्वारा। मेंडल ने खालिस्तान के नियमों को प्रतिपादन किया है, तो अनुवांशिकता के नियम को। सभी जीवों का शरीर जो होता है खालिस्तानों से बनता है, तो कोशिकाओं से। मानव में शिशुओं के लिंग का निर्धारण खालिस्तान जोड़े द्वारा होता है, तो XY या 23वें जोड़े। 23वां जोड़ा XY ही होता है। अनुवांशिकी का प्रतिपादन किसने किया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। मेंडल के अनुवांशिकताओं के लक्षणों में वाहकों का नाम क्या है? तो फैक्टर। आ जाइए नीचे, जीन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए? तो जॉनसन। अनुवांशिकी के जनक का नाम बताइए? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके बाद देखिए, मेंडल का हो जाएगा आपका अनुवांशिकता, वॉटसन या क्रिक, तो इसका हो जाएगा आपका DNA। सटन का हो जाएगा आपका जीन की संरचना, नर से लिंग का निर्धारण, इसका हो जाएगा बेटा गुणसूत्र। जनक पौधे से उत्पन्न पीढ़ी, तो इसका हो जाएगा पुत्री पीढ़ी। सत्य असत्य देख लेते हैं। पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, तो ये हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा ये? असत्य। बीजों के गोले
छुरीदार गुणों में गोल प्रभावित एवं छुरीदार अप्रभावी होता है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य। जिन अंगों को हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण हो जाते हैं, असत्य। प्रकृति योग्यतम का चयन करती है, तो ये हो जाएगा सत्य। जो अणु एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक संचरित नहीं होते वो अनुवांशिक गुण होते हैं, असत्य। सबसे आईएमपी क्वेश्चन है 2 नंबर में जो पूछे जा सकते हैं, अनुवांशिक गुण क्या है, अनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, जैव विविधता क्या होती है, प्रभावी लक्षण जिन्हें किसे कहते हैं, और ये 2-3 क्वेश्चन और ये वाला कर लेना। द्विसंकर क्रॉस क्या होता है। आगे जाइए 3 अंक के क्वेश्चन। एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। बाघों की संख्या में कमी अनुवांशिकता का दृष्टिकोण से चिंता का विषय क्यों है। इसके अलावा मेंडल के प्रभाविता के नियम, मेंडल के नियम के महत्व, गुणसूत्र क्या है, इसको कर लेना ध्यान से। आ जाओ जरा मेंडल के पृथक्करण का नियम। 4 नंबर में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो यहाँ पर दिए गए। 2 से 4 क्वेश्चन ही लिए हैं ये वाले, बस। इसके अलावा इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतने ही आईएमपी 4 नंबर के क्वेश्चन मोस्टली इससे आ सकते हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस बड़े ही दिए गए हैं। प्रकाश एवं परावर्तन व अपवर्तन, भाई सर्दी नहीं मिट पा रही है सच में। चलिए आप फटाफट से नीचे आ जाते हैं। रुकना, यहाँ से स्टार्ट होगा अभी। ये देखिए सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसमें से आएगा कितने नंबर का, क्यों इसमें दिया क्यों नहीं है, इस चैप्टर से कितने नंबर का आएगा जरा बताएं आप लोग। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो यहाँ पर देखिए उत्तर है आपका मिट्टी। किसी बिंब को अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा बिंब से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो अनंत। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सम्मुख वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र पर। वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। हम दर्पणों की पहचान कर सकते हैं दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब से। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो 50 सेंटीमीटर होगी। आवर्धन के मान में ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शाता है, प्रतिबिंब वास्तविक। किस दर्पण में चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो वो होता है या तो वो समतल या फिर उत्तल। यहाँ पर देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी। जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो यह खालिस्तान से दूर हट जाता है अभिलंब से। खालिस्तान दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा परंतु उल्टा बनता है, तो ये होता है आपका अवतल दर्पण। वाहकों के पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन 1 से खालिस्तान होता है कम। खालिस्तान लैंप सदैव छोटा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अवतल प्रकाश की किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम से लौटना कहलाता है परावर्तन। आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के खालिस्तान होता है बराबर। खालिस्तान 2 माध्यमों में प्रकाश की चाल की अनुपात है, तो अपवर्तनांक। वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं प्रकाश की। अब बेटा इसके सबसे आईएमपी क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पर है। पहले एक शब्द में के उत्तर और देख लेते हैं, फिर इसके बाद रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पर दिया है। दर्पण का सूत्र क्या होता है, ये दिया है। उस दर्पण का नाम बताओ जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित बड़ा प्रतिबिंब बना सके, तो ये होता है अवतल। और सबसे आईएमपी क्वेश्चंस ये 2-3 ही, ज़्यादा नहीं है ना। एक आपतित किरण समतल दर्पण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा, तो परावर्तन कोण 30 डिग्री होगा। सही जोड़ी देखें आप, डायोप्टर तो हो जाएगा आपका लेंस की क्षमता। उत्तल दर्पण तो हो जाएगा बेटा बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला। अवतल लेंस की क्षमता तो ये हो जाएगा आपका ऋणात्मक। समतल दर्पण तो ये हो जाएगा आपका क्या, चेहरे देखने के लिए एक सरल रेखीय पथ, तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश किरण। परावर्तन पृष्ठ गोलीय तो ये हो जाएगा आपका गोलीय दर्पण। अब आ जाते हैं लघुत्तरी क्वेश्चन जो आईएमपी, बस वो देखना। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, हीरे के, ये आईएमपी नहीं है, ये ज़्यादा है।
ये वाले कर लेना। वास्तविक प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब में दो अंतर। 2 नंबर के क्वेश्चंस में ये डेफिनेटली आ सकते हैं। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1, इसका क्या अर्थ होता है। प्रकाश के अपवर्तन से, ये वाला कर ही लेना आप, है ना। आगे आ जाएं आप, ये क्वेश्चंस आप प्लीज़ कर लें और मैं बोलूँगी एक बार यहीं से रिवाइज कर लो। इससे जो क्वेश्चंस हैं वो 2-2 नंबर आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो देखिए 10 क्वेश्चंस इससे लिए गए हैं, बस ये 10 क्वेश्चंस आप एक बार कर लें। अब देखिए अध्याय नंबर 10, मानव नेत्र और रंग बिरंगा, है ना। चलिए तो इससे जो है आपके, ये देखिए इंद्रधनुष बनने का कारण वर्ण विक्षेपण होता है। प्रकाश में विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम कहते हैं। सेकंड, आकाश में नीले रंग का कारण क्या है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने के कारण, तो जल में प्रकाश परावर्तन। प्रिज्म के 2 फलकों के बीच का कोण कहलाता है, तो वो होता है प्रिज्म कोण। वर्ण विक्षेपण होता है प्रिज्म से। यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति फटाफट से देख लीजिए। प्रिज्म द्वारा बैंगनी रंग की प्रकाश किरणों का विचलन सर्वाधिक होता है। मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिससे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा कॉर्निया। दूर दृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक को खालिस्तान हो जाना है, तो छोटा। आँख में रंगीन भागों को कॉर्निया कहते हैं। मानव नेत्र का खालिस्तान नेत्रदान का दान। एक मिनट, ये जो होता है ना रंगीन भाग, उसे आइरिस कहते हैं, आइरिस। मानव नेत्र का खालिस्तान नेत्रदान में दान किया जाता है, तो कॉर्निया। आँखों के बीच के छिद्र को पुतली कहते हैं, ठीक है। नेत्र दोष, इसका हो जाएगा आपका कम प्रकाश में धुंधला दिखना। टिंडल प्रभाव, तो ये हो जाएगा घने जंगल में बितान में सूर्य प्रकाश का गुजरना। आकाश का नीला रंग, तो ये हो जाएगा प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना, तो हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। प्राकृतिक स्पेक्ट्रम, तो ये हो जाएगा आपका इंद्रधनुष। जो सबसे आईएमपी क्वेश्चन है इसके, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। टिंडल प्रभाव में उत्पन्न करने की प्रकीर्णन की भूमिका बताइए। दृष्टि दोष क्या होता है। यहाँ पर देखिए ये लिखें, दूरदृष्टि क्या होता है, निकट दृष्टि क्या होता है ना। इनके डायग्राम वो इनके सूत्र वगैरह याद रखना, ठीक है। निकट दृष्टि में मायोपिया से उत्पन्न होने के क्या कारण होते हैं, ये आपके बहुत आए। क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 11, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम का नियम नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला। मीटर को परिपथ में सदा कैसे संयोजित किया जाता है, तो श्रेणी क्रम से। प्रतिरोधक का मात्रक होता है ओम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 0.2a। 5 का आंसर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो ये होते हैं 746 वाट होते हैं। विभवांतर मापन यंत्र है, तो वोल्ट मीटर हो जाएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के खालिस्तान होता है, तो क्रमानुपाती। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध खालिस्तान होता है, तो 0 होता है। फ्यूज को किसी संयंत्र के साथ खालिस्तान क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अधिक विभवांतर प्राप्त करने के लिए सेलों को खालिस्तान क्रम में जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। प्रतिरोधक के श्रेणी क्रम में जुड़े होने पर खालिस्तान के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो धारा घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में। सही जोड़ी पे आप आ जाएं। विद्युत धारा इसका हो जाएगा एम्पियर। ये एक नंबर के क्वेश्चन में और मल्टीपल में डेफिनेटली आते हैं, तो ध्यान से। प्रतिरोध, तो इसका हो जाएगा आपका ओम। प्रतिरोधकता इसका हो जाएगा ओम मीटर। वोल्ट का हो जाएगा विभवान, एक मिनट रुकना,
हाँ, विभवांतर का हो जाएगा आपका बोल्ट, इसके बाद विद्युत शक्ति का हो जाएगा आपका वाट। आप आ जाइए एक शब्द में उत्तर पे, ये देख लीजिए आप यहाँ पर लिखे हुए हैं सारे। इसके बाद आप आगे आ जाएं लघुत्तरी क्वेश्चन पे। तो इसमें जो IMP विद्युत परिपथ का अर्थ क्या है, विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लें। अब मैं आपको ऐसे करके बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर अध्याय नंबर 12 पे आ जाएं, तो जिससे IMP चीज़ें ली जा सकती हैं, प्रत्येक में 1 अंक है। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत IMP है, ज़्यादा नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। हमारा पर्यावरण, इससे ये वाले क्वेश्चंस बहुत IMP है। ये आप देखते जाएँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लिए। PDF चाहिए तो मैंने प्रोवाइड करा दी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ आप ज्वाइन कर लें, आपको मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आशा करती हूँ आप लोगों का जो साइंस का पेपर है वो बहुत ही बढ़िया जाए, तैयारी आप बहुत अच्छी करिए, और कोई चीज़ें हमें मिलेंगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।